वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। हम मैन पावर प्लानिंग के कुछ टॉपिक्स आज यहाँ पे हम देखने वाले हैं आगे के। ये हमारे संजीवनी के सिलेबस में 4th यूनिट में मैन पावर प्लानिंग के आता है। और टॉपिक्स जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, फोरकास्टिंग स्टाफिंग नीड्स, फोरकास्टिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल सप्लाई, कवरिंग शॉर्टेज और सरप्लस, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग, ग्रुप एस्टिमेशन मॉडल, बैलेंसिंग सप्लाई एंड डिमांड। ये मेजर यहाँ के टॉपिक्स हैं। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इसके साथ आने वाला है कि कौन सी चीज़ों का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है स्ट्रेटेजिक डिसीजंस का और एनवायरमेंटल uncertainties का। वो वाले these few topics are going to be covered here in this particular video. Okay, so I welcome you once again. Let us see what it is. So ये वीडियो क्विक रिव्यू के हिसाब से बनाया गया है। इसमें रिवीजन भी हम कर रहे हैं थोड़ा सा, अभी तक का हमने मैन पावर प्लानिंग के बारे में क्या जाना है। तो मैन पावर प्लानिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो इसके ना अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। जैसे कि डिमांड साइड, मतलब हमको कितनी रिक्वायरमेंट है और हमारे पास कितने अवेलेबल है या कहाँ से हम उसको सप्लाई अरेंज कर सकते हैं। तो डिमांड साइड से व्हेन वी सी व्हाट इज मैन पावर प्लानिंग, सो इट इज एनालाइजिंग, रिवाइविंग एंड अटेम्प्टिंग टू प्रेडिक्ट द नंबर्स by kind of manpower needed by the organization to achieve its objective। मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कितने ऐसे पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ हैं जो रिक्वायर्ड, ठीक है, उस चीज़ को एनालाइज करना, वो नंबर्स निकाल पाना कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कितने रिक्वायर्ड है। सप्लाई साइड में ये है कि क्या एक्शंस ले रहे हैं ताकि जो डिमांड है हम उसको पूरा कर सकें। मतलब सप्लाई में क्या करते हैं, मैन पावर की सप्लाई में, तो सपोज इफ वी हैव अ नीड ऑफ से 10 एम्प्लॉइज, उसमें से 2 आर सीनियर इंजीनियर्स, 1 इज अ मैनेजर, 3 आर द जूनियर इंजीनियर्स एंड लाइक दिस। So how you are going to supply this side? Now how you are going to supply this 10 requirement? Now it can be supplied by say internal recruitment। अपने कंपनी में से ही किसी जूनियर इंजीनियर को आपने सीनियर बना दिया और किसी ट्रेनी को आपने जूनियर इंजीनियर बना दिया। तो इस तरीके से जब इंटरनली हम उसको रिक्रूट कर लेते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी अ सप्लाई। और हम एक्सटर्नली जब उसको रिक्रूट करते हैं तो दैट कैन ऑल्सो बी सप्लाई। बट एक बात फिक्स है कि जब भी हम कभी इंटरनली रिक्रूट करते हैं और किसी को प्रमोट करते हैं या डिमोट करते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा जरूर पोजीशन होता है जो खाली हो जाता है। सो अल्टीमेटली यू हैव टू सी वेदर हायरिंग अ जूनियर लेवल इज बेटर और हायर लेवल इज बेटर। इसमें भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। हायरिंग अ सीनियर लेवल स्टाफ इज ऑलवेज डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग इफ यू आर ब्रिंगिंग देम from say other companies, like in the case of Apple also it happened, very successful CEO joined replacing Steve Jobs, but then it was not a successful decision। So gradually ऐसा होता है कि कई बार outsiders are not able to judge that in certain situations outsiders आते हैं कंपनी में बड़ी पोजीशन पे और वो कुछ अच्छा भी करके जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है। जब बहुत सारे थिंकिंग के अपने अपने तरीके हैं। एज आई ऑलवेज टीच माई स्टूडेंट्स, देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग इन द बिजनेस वर्ल्ड। ग्रे एरिया बहुत सारा रहता है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रहता। तो यू कैन टेक योर डिसीजन। ओके, अब ये डिमांड और सप्लाई के बीच में जो आपको कनेक्शन बिठाना है ना, दैट इज व्हाट अबाउट योर मैन पावर प्लान, कि आपको एक्चुअली इसके बीच में एक बैलेंस बनाना होता है। सो दिस इज बेसिकली मैन पावर प्लानिंग। व्हाट डज इट मीन? ओके, नाउ बेसिक स्टेप्स ऑफ मैन पावर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव है क्या, वो चाहती क्या है कंपनी नियर फ्यूचर में करना। अब वैसे जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, मिशन विजन क्या है, वो एक अलग मैटर है। बट अभी के नियर फ्यूचर के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्लान्स क्या है, उसके हिसाब से कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी। वी नीड टू फोरकास्ट, सोचना पड़ता है। ओके, सोचना मतलब ऐसा नहीं कि बैठ के सोच रहे हैं, उसके तरीके रहते हैं बहुत सारे सोचने के। आपको एक्सपर्ट से रिव्यू लेना है, फिर वो ग्रुप वाला एक मॉडल है, ग्रुप एस्टिमेशन मॉडल, वहां से आप एस्टिमेट कर सकते हो। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के अलग अलग कुछ फॉर्मूलेज हैं जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है। और बाकायदा इसकी एक्सेल शीट्स, कॉलम्स वगैरह, कितने रिक्वायरमेंट होने वाले हैं, कितने करंट में है, ये सब कुछ बना के डिसाइड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने फोरकास्ट करना है तो अपने बैठ के सोचा कि हाँ 10 लगने वाले हैं, चलो ठीक है 10 कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। ओके, तो फोरकास्टिंग ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, देन प्रिपरेशन ऑफ मैन पावर इन्वेंट्री। अब ये जो इन्वेंट्री ये वर्ड आ गया ना यहाँ पे, ये होता क्या है यूजुअली, ये जो इन्वेंट्री वर्ड यहाँ पे आ गया, ये इन्वेंट्री वर्ड एक ऐसा वर्ड है कि हमको लगता है कि इन्वेंट्री तो ये तो हम किसी किराना शॉप पे सामान ग्रोसरी के लिए आए हैं क्या। तो नहीं, इन्वेंट्री वर्ड सिर्फ ग्रोसरी को नहीं दिखाता है,
इन्वेंट्री वर्ड मतलब होता है कि आपके पास अभी करंट कितना अवेलेबिलिटी है, चाहे वो सामान का हो चाहे वो एम्प्लॉइज का। तो इन्वेंट्री मतलब करंट हमारे पास, आपने फोरकास्ट किया कि आपको 100 चाहिए, बट आपकी इन्वेंट्री में ऑलरेडी कुछ ऐसे लोग हैं जो उन जगहों को भर सकते हैं। तो फिर वो इन्वेंट्री का आपने स्टेटस लिया, दोनों को कंपेयर किया तो आपको गैप पता चला। अब इस गैप को ब्रिज करने के लिए आप क्या करोगे, दैट विल डिसाइड द एंटायर से फ्लो ऑफ योर कंपनी। कैसे एंटायर फ्लो को डिसाइड करेंगे कि होता क्या है कि जब ये एक्शंस जो हम डिसाइड करेंगे, यहाँ पे हमने मेंशन किया स्पेसिफिक में, ये पॉइंटर एक्शन एक्शन प्लान में डिसाइड करेंगे। एक्शन प्लान डिसाइड होगा ग्रेजुअली कि गैप को फिल कैसे करना है। 100 लोग कम पड़ गए तो लाने कैसे, ओके। तो ये चीज नाउ, ओके, जॉब एनालिसिस, स्किल इन्वेंटरी, पर्सनल फोरकास्टिंग, एम्प्लॉयमेंट प्लान, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर्सन। होता क्या है, अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग स्टेप्स दी रहती है, सबका लॉजिक वही है कि आप सबसे पहले ये पता कर लो कि क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके के जॉब्स हैं आपके पास, कितनी स्किल्स ऑलरेडी अवेलेबल है। अब ये वाला जो ऑथर है जिसने भी ये बनाया है स्टेप्स, उसने इस टर्म्स में, स्किल के टर्म्स में बात की। जो पुराना वाला था उसने इस टर्म्स में बात की थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव प्लानिंग एंड ऑल इसके टर्म्स। नया वाला है उसने इस टर्म्स में बात की, तो इट्स ओके। लेकिन सबका लॉजिक अल्टीमेटली सेम है। लॉजिक सबका यही कह रहा है कि भाई आपके पास कितना रिक्वायरमेंट है, आपके पास अवेलेबल कितना है, गैप देखो और गैप को फिल कैसे करोगे वो बताओ, ट्रेनिंग कैसे दोगे एंड ऑल। तो यहाँ तक हमारा जॉब एनालिसिस जाता है, ओके। सो नाउ वी आर गेटिंग इनटू द फर्स्ट लाइक ग्रेजुअल स्टेप्स, फोरकास्टिंग स्टाफिंग नीड्स। अब आई डिड नॉट से अ लॉट अबाउट इट क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट सेकेंड थर्ड यूनिट में काफ़ी बार फोरकास्टिंग के बारे में इसका जिक्र हुआ है या इसके बारे में कहा गया है, तो आप समझ सकते हो कि फोरकास्टिंग कैसे करते हैं, ओके। तो बेसिकली दिस इज द फर्स्ट स्टेप और इट इंक्लूड्स रिव्यूज ऑफ बोथ कॉर्पोरेट एंड एंटरप्राइज लेवल। ये देखो यहाँ पे पॉइंटर थोड़ा छोटा है, बड़ा होने का कुछ ऑप्शन है क्या, पॉइंटर ऑप्शन, इसके अंदर कुछ कलर साइज का कुछ ऑप्शन दिखने लगा है, ऑप्शन चलो जाना, ठीक है। ये अभी इसको समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली क्या होता है, वो इतना छोटा पॉइंट हो जाता है कि दिखता ही नहीं। तो फिर तो दिस इंक्लूड्स रिव्यूज एट बोथ कॉर्पोरेट एंड एंटरप्राइज लेवल। कॉर्पोरेट और एंटरप्राइज लेवल दोनों पे रिव्यू लेने होते हैं। बिजनेस यूनिट एसबीयू जो होते हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स, उनके ऊपर भी डिसीजंस इनके लिए जाते हैं काफी सारे, ओके। तो दिस इज व्हाट इट इज नाउ। ये रहा, क्या, ओके। तो कॉर्पोरेट एंटरप्राइज लेवल और बिजनेस यूनिट लेवल, फिर तो इसके ऊपर ये अवेलेबल है या इसके ऊपर जस्ट वाला यही वाला ठीक है, तो दिखता है कि वो इतना छोटा सा रहता है कि दिखता नहीं। चलो, तो बिजनेस यूनिट लेवल पे और कॉर्पोरेट एंटरप्राइज लेवल पे दोनों लेवल पे रिव्यू लिए जाते हैं और उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि एक्चुअल आपका फोरकास्ट कितना है, आपको कितनी रिक्वायरमेंट फ्यूचर में होने वाली है। सिर्फ आप अपनी एक ब्रांच के बेसिस पे नहीं बता सकते या सिर्फ आप अपने एक यूनिट के बेसिस पे नहीं बता सकते, आपको ग्रेजुअली पूरे एंटरप्राइज का फीडबैक भी लेना होगा, ठीक है। अब इंटरनल सप्लाई के लिए क्या करते हैं, इंटरनल सप्लाई के लिए once staffing needs have been forecast, managers are in position to internal supply। मतलब मैंने आपको बताया था कि इंटरनली कैसे हम अपने रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स के इंटरनल ये देखो, डेमोग्राफिक्स ऑफ द रिसोर्सेज एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द पीपल प्रेजेंट इन द कंपनी। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग रिटायर होने वाले, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग रिजाइन करने वाले, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग स्विच करने, मतलब कुछ भी वो कर सकते हैं। हो सकता है कि वो इंटरनली और ज्यादा गैप आपकी क्रिएट हो जाए, तो पहले इंटरनल सप्लाई के बारे में मेक श्योर कर लेना चाहिए दैट सपोज इफ वी आर प्लानिंग फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने के लिए हम यदि प्लानिंग कर रहे हैं, तो 6 मंथ्स की प्लानिंग के दौरान क्या कोई छोड़ने वाला है, क्या कोई आने वाला है, और इनको सबको ध्यान में रखते हुए वी आर गोइंग टू प्लान। सो इंटरनल सप्लाई,
दिस प्रोसेस में इंक्लूड जॉब एनालिसिस वगैरह। देखो ये तो वही तरीका है। अल्टीमेटली जॉब एनालिसिस क्या होता है? जॉब एनालिसिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जॉब्स के एनालिसिस, जब अलग अलग जॉब को एनालाइज करके रखा जाता है, देन यू ग्रेजुअली नो कि कौन सी स्किल्स ऑलरेडी आपकी कंपनी में है, कौन सी स्किल्स आप चाहते हो आए, उसके लिए आपको रिक्रूट करना पड़ेगा। क्या इंटरनली कुछ लोगों को ट्रेनिंग देके उनको सीनियर पोजीशन दी जा सकती है, या फिर एक्सटर्नली किसी सीनियर को ही हायर करके लाना है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। सो ये सब कुछ प्लानिंग थॉट, और इसमें आजकल एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो मिस कर देते हैं या फिर जिसके बारे में हम सोच नहीं पाते, लेकिन वो इम्पोर्टेंट होता है, और वो पार्ट है कॉस्ट। कंपनी को कॉस्ट कितनी लगी। तो अभी तक क्या होता था, जब एचआर का फंक्शन कॉस्टिंग को लेके कुछ आता नहीं था, लेकिन आजकल ज्यादातर स्ट्रेटेजिक एचआरएम को रेफर करते हैं, और स्ट्रेटेजिक एचआरएम की वजह से कॉस्ट कटिंग एचआर का भी एक पार्ट बन जाता है। ओके, तो दिस इज दिस। सो कॉस्ट का एक बात ध्यान रखना कि वॉट एवर द कॉस्ट is there included, यदि आप एज ए एचआर कंपनी की कॉस्ट बचाते हो, तो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर द कंपनी एंड यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर इट। यू हैव टू प्रेजेंट इट प्रॉपर्ली कि आपने कैसे कॉस्ट सेव किया, क्या यूजुअली होता था और क्या आपने किया। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। जॉब एनालिसिस, ठीक है, ये एचआर। अब देखो, जॉब का आपको एनालिसिस करना है तो कुछ जनरल बातें हैं। यदि आपको जॉब का एनालिसिस करना है तो आपको ऑडिट करना। अब ये तो मतलब अंडरस्टूड बात है कि जब तक आप किसी चीज का ऑडिट नहीं करोगे, आपको पता कैसे चलेगा। ओके, तो आपको ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट का मतलब पूरा कच्चा चिट्ठा। ओके, कि मतलब आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, कौन सी स्किल्स अवेलेबल है, कौन सी स्किल्स नहीं अवेलेबल है, कितनी ट्रेनिंग हुई है, कितने लोग ट्रेनिंग के लिए रेडी हैं, कौन ट्रेनिंग नहीं करना चाहता, एक्स वाई जेड फैक्टर्स। सभी चीजों को ध्यान में रख के यू डू ऑडिट एंड देन फाइनलाइज कि व्हाट हैज टू बी द एक्चुअल सप्लाई और इन्वेंटरी ऑफ योर कंपनी। ओके, देन एक्सटर्नल सप्लाई। अब एक्सटर्नल सप्लाई में क्या करते हैं, हमको बेसिकली जब हम इंटरनली किसी चीज को फुलफिल नहीं कर पाते, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम हायर करेंगे, हायरिंग करेंगे। रिक्रूटमेंट इज क्रिएटिंग पूल ऑफ एप्लीकेंट्स। तो रिक्रूटमेंट करेंगे, उसमें से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो सिलेक्ट हो जाएंगे उनको ऑन बोर्डिंग यानी कि कंपनी पे ऑन बोर्ड करा के, उसके बाद उनका ट्रेनिंग होगा, और ट्रेनिंग होने के बाद देन वी विल फाइंड आउट वेदर दे आर फिट और नॉट। आपको कई बार लगता होगा कि एज ए फ्रेशर आपको पैकेज कम क्यों दिया जा रहा है, वाई दे आर सेइंग कि प्रोबेशन पीरियड है, वाई दे आर सेइंग कि आपको अभी बेनिफिट्स पहले मंथ से अप्लीकेबल नहीं है। वो सब इसलिए कहते हैं क्योंकि एज ए फ्रेशर यू डू नॉट हैव दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस, आपके पास उतना एक्सपीरियंस है नहीं, तो उनको आपको भी बहुत सारी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी सिखाने के लिए। और जब कंपनी आपको सिखाने के लिए ट्रेनिंग दे रही है, तो उस बीच में अब आपको बोनस वगैरह तो नहीं दे सकते ना वो, और वो उतने आपको टारगेट्स भी नहीं देते जितने आपको एक्चुअली प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद मिलते हैं। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स। तो बेटर, ये थोड़ा सा दूसरा एस्पेक्ट आ गया, पर हाँ ठीक है, प्लेसमेंट के टाइम पे आपको सिर्फ अपने काम सीखने पे ध्यान देना है कि आप क्या सीख रहे हो, आपके अंदर क्या लर्निंग हो रही है, और आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर रहे हो, उसकी तरफ आपका ज्यादातर ध्यान होना चाहिए। अब शॉर्टेज और सरप्लस को पूरा कैसे करेंगे या करेक्ट कैसे करेंगे। सो सपोज कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट है 8, ठीक है, आपके पास इंटरनली जब आपने एनालिसिस करके देखा तो 10 हो गए। अब इंटरनली 10 है, मतलब यू हैव एक्स्ट्रा पीपल, सरप्लस, ठीक है, और आपको चाहिए थे 8 और आपके पास है 6, मतलब अब हो गया शॉर्टेज। तो शॉर्टेज के केस में तो हम हायर करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, और सरप्लस के केस में हम डाउन साइजिंग करेंगे, फायरिंग करेंगे, या फिर फायरिंग इज अ रूड वर्ड बट यस इट इज द रियलिटी। तो वी विल फायर, वी विल डाउन साइज एंड वी आर गोइंग टू रीस्ट्रक्चर द कंपनी। रीस्ट्रक्चरिंग भी बोल देते हैं बहुत सी बार, जस्ट टू अवॉइड दिस वर्ड फायरिंग कि इतने लोगों को फायर किया। बट अल्टीमेटली बात वही है कि सरप्लस को रिड्यूस करने का, क्योंकि एक्स्ट्रा 2 लोगों की कॉस्ट कंपनी क्यों बियर करेगी, जब उनको पता है कि वो जरूरत नहीं है, तो फिर वो आ जाते परफॉर्मेंस किसका अच्छा है, ओके, किसी और डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं, तो फिर उसको जाना। फिर उसके बाद आपका एग्जिट प्रोसेस, एग्जिट इंटरव्यूज, कंपनी की एग्जिट पॉलिसीज, वो सब पिक्चर में आ जाती है। यदि कोई जा रहा है तो उसको सीधे जाने मत दो, उसका इंटरव्यू लो, उससे पता करो, फीडबैक देके जाएगा, टर्म्स अच्छे मेंटेन करके रखो। तो बाहर जब निकलता है तो फिर वो हो सकता है कंपनी का अननेसेसरी, क्योंकि देखो ये बात तो सही है कि जो छोड़ के जाता है कंपनी से या निकलता है, तो उसमें से 90% लोग ऐसे ही होते हैं कि वो नेगेटिव ही बात करते हैं, और यूजुअली
70 80 या 90% ऑफ बॉसेस भी रहते हैं कि जो एक्स एम्प्लॉइज है उनके बारे में बुरी बात करते हैं। तो देर आर ओनली वेरी फ्यू हैंडफुल ऑफ कंपनीज, बट यस देर आर few companies who always take care कि भाई if they had working of few people with them तो they always talk good things about them। ऐसा नहीं किसी में बुराई होती नहीं, बुराई तो होती है सब में, but then it is ultimately what you talk about that particular person। so चलो ये फिर और दो चार टॉपिक मिक्स हो गए। तो there is a huge imbalance you cannot tolerate। थोड़ा बहुत है आप शायद टॉलरेट कर सकते हो, बट सी कीपिंग 2 more managers can cost a company more than 10 lakh। एक्स्ट्रा 2 मैनेजर्स को रखना 10 लाख रुपए कॉस्ट कर सकता है, विच नाउ कंपनी हैज टू टेक द डिसीजन वेदर टू बी बेयर विद देम और जस्ट टू लेट देम गो। ओके, तो ये चीज है। दिस अगेन उन्हीं स्टेप्स को एक्सप्लेन किया गया है, तो आई एम नॉट स्पीकिंग और टॉकिंग अ लॉट अबाउट दिस पर्टिकुलर स्लाइड। मैन पावर प्लानिंग के प्रोसेस को ही उन्होंने एलैबोरेट किया है। यहाँ पे अब आपको लगेगा कि सर इतना सारा इमेजेस और ये इतना सारा थ्योरी इसमें क्यों डाल रखा है। इतना सारा थ्योरी इसलिए डाल के रखा है कि इसको पॉज करके आप लिख सकते हो। ओके, इफ यू वांट टू रीड इट आप रीड कर सकते हो। जरूरी नहीं कि मैं सब कुछ बोलूँ, मुझे भी पता है कि प्रेजेंटेशन में बुलेट्स लिखने होते हैं, कम पॉइंट्स होते हैं, यही ट्रेनिंग में भी मैं बच्चों को सिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पे इसलिए ये ज्यादा चीजें यहाँ पे डाली हुई है एज अ थ्योरी पार्ट, क्योंकि फिर आपको पैरेलली कहीं और जाके और ना सर्च करना पड़े। So if somebody wants to read, they can pause and read always। ये वो फ्लो चार्ट है जिसके बारे में यूजुअली स्टूडेंट्स को पता भी रहता है और होना चाहिए। ये दिस इज अ सिस्टमेटिक फ्लो। करंट इन्फॉर्मेशन क्या है, उसके बाद इंटरनल सप्लाई, फिर बाहर से ओवरऑल डिमांड कितनी है और इंटरनल सप्लाई, उसको कंपेयर करेंगे। तो जैसा जो कंपैरिजन होगा उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाएंगे कि सरप्लसेस का क्या करना है, शॉर्ट फॉल का क्या करना है, और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग एक्सटर्नल लेबर सप्लाई की तरफ जाएंगे। तो मैन पावर प्लानिंग का सीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है, सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन है, एंड यू कैन फाइंड मेनी सच फ्लो चार्ट्स ओवर गूगल, सो यू कैन सी एनी वन ऑफ देम। ना ये मैन पावर प्लानिंग की, फोरकास्टिंग की काफी सारी बातें इसके बारे में हमने की। नाउ देयर आर 2 मेजर थिंग्स, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस और एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटीज, जो एक्चुअली में मैन पावर प्लानिंग को अफेक्ट करती है। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस और एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटीज ये कैसे अफेक्ट करती है। नॉर्मली सोचो इसके बारे में लिखना या पढ़ना या बोलना क्या है। अब आप सोचो when you take a strategic decision that okay, क्या होता है strategic decision, okay I want to penetrate the market and we want to increase our market share। okay, ठीक है, fair। so अब आपने डिसीजन दिया, when you want to penetrate, now there comes multiple strategies within that particular strategy। आपके एक डिसीजन के अंदर बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आएंगी कि कैसे आप मार्केट पेनिट्रेट करोगे, कैसे आप मार्केट शेयर को एनहांस करोगे, इंक्रीज करोगे। अब यदि आपने मैन पावर प्लानिंग पे जोर दिया, सॉरी मैन पावर हायरिंग पे आपने ज्यादा बल दिया या ज्यादा आप कहते हैं कि एम्फेसिस किया आपने, तो उस केस में आपको ज्यादा लोग हायर करने पड़ेंगे। यदि आपने टेक्नोलॉजी पे किया तो फिर आपको टेक्निकल लोग हायर करने पड़ेंगे, दैट काइंड ऑफ थिंग। यदि आपने इंटरनल लोगों के प्रमोशन पे ध्यान दिया तो आपको ट्रेनिंग फिर वापस से डालनी पड़ेगी। मतलब एचआर तो हर जगह इन्वॉल्व। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो भी कंपनी लेती है उस पर डिपेंड करता है कि अल्टीमेटली एचआर को किस तरीके की प्लानिंग करनी। ओके, देन एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटीज के बारे में हम जानते हैं कि एनवायरमेंट बड़ा डायनामिक है, काफी सारी नई टेक्नोलॉजी, नया स्टफ, नए रूल्स रेगुलेशंस, बहुत कुछ नया आता है, कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं। इतने सब जब आ जाते हैं पिक्चर में तो फिर पिक्चर सेम नहीं रहती, पिक्चर बदल जाती है और ये बदलती रहती है। तो इस बदलती पिक्चर की वजह से यदि कभी कॉम्पिटिटर आपको आपके एम्प्लॉयज ले गया, उसने हायर कर लिए आपके एम्प्लॉय, या फिर इसको टिपिकल हमारे कॉर्पोरेट टर्म्स में बोलते हैं कि उसने मेरे एम्प्लॉय काट लिए। तो यदि मान लो उसने आपके एम्प्लॉय ले लिए तो आपको तुरंत हायरिंग करना। यदि वो आपके एम्प्लॉय से बेटर मैनेजर्स लेके आ गया तो आपको आपके मैनेजर्स का ट्रेनिंग प्लान करना। तो आप देख रहे हो एचआर इज कनेक्टेड थ्रू एवरीथिंग। ओके, इज कनेक्टेड थ्रू एवरीथिंग। हमारा काम चलता ही रहता है, एचआर ऑफ द कंपनी काम चलता ही रहता है कॉन्स्टेंट। और इसके बाद भी जो लोग कंपनी में है उनका भी एनालिसिस पैरेलली करते ही रहते हैं। तो गाइस जो भी लोग एचआर को अंडर एस्टिमेट करते हैं, इट्स नॉट दैट इजी जॉब। यदि सही तरीके से किया जाए तो, सही तरीके से ना करो तो सारी जॉब इजी है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो देन दिस इज दिस। नाउ दिस अगेन
डिटेल्ड मैन पावर प्लानिंग का, सॉरी, फोरकास्टिंग ऑफ मैन पावर नीड्स, मैन पावर की नीड्स को फोरकास्ट कैसे किया जाता है उसकी डिटेल यहाँ पे कुछ है। मैं देखता हूँ कुछ काम का यदि लगेगा तो देन विल टॉक अबाउट इट। एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूड कंपटीशन, ओके, फिर ये तो कुछ क्लियर है। शॉर्ट, ओके, इसके बारे में बात करें। शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग और लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग क्या है? बेसिकली शॉर्ट टर्म, जस्ट अ मिनट, ओके, बेसिकली शॉर्ट टर्म या शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग क्या है? ये रेगुलर बेसिस पे जो चेंजेस आते रहते हैं। तो देखो, इफ अ सेल्स इंक्रीज, यहाँ पे देखो ये वाला लाइन ना, for example, as sales increases by a certain percentage, a manufacturing concern may determine by how much the number of employees in certain departments or division must also increase. यदि आपकी सेल्स बढ़ने लगी तो आपको अचानक लगता है कि थोड़े से लोग और होने चाहिए, ठीक है, वो रिक्वायर्ड है कि कभी ऑर्डर्स आ गए, कभी कॉल्स आ गए, तो फिर फॉलोअप कैसे लेंगे, तो यू नीड पीपल, ओके। तो ये शॉर्ट टर्म है कि थोड़े बहुत चेंजेस आए तो उसकी वजह से आपको हायर करने पड़ते हैं। These are short-term forecasting which can be done on day-to-day basis, and in good companies decentralization is there. सारे decisions बॉस इस चीज़ को लेके नहीं लेते, बॉस अपने अपने अलग अलग लेवल पे अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं एंड दे टेक द कॉल कि शॉर्ट टर्म में कितनी क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। और इन्हीं शॉर्ट टर्म हायरिंग्स की वजह से कई बार कंपनी को अच्छे लोग मिल जाते हैं तो परमानेंटली रहते हैं, ओके। तो ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म हायरिंग का मतलब ये है कि कंपनी उनको निकाल नहीं वाली है, ओके। शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग का मतलब है कि इमीडिएट फ्यूचर में यू आर रिक्वायरिंग दिस मेनी नंबर ऑफ पीपल, सो इट्स काइंड ऑफ इमीडिएट रिक्वायरमेंट, ओके। तो कई बार आप ऐसे जॉब पोर्टल्स पे naukri.com वगैरह पे देखते होंगे कि इमीडिएट रिक्वायरमेंट, अचानक कॉल आ जाता है, आपने अपडेट किया अपना रिज्यूम, तुरंत कॉल आ गया, तो शायद जो स्किल आपने वहाँ पे डाली थी और जो उनको रिक्वायरमेंट वो अचानक मैच हो गई और आपको कॉल आ, इमीडिएट रिक्वायरमेंट। एंड देयर आर सर्टेन कंपनीज हु इवन पे फॉर इट, ओके। अब कैसे पे करती है? तो कंपनी कहती है कि सपोज इफ आई हैव अ नोटिस पीरियड, सो सम अदर कॉलेज वांट्स कि नहीं हमको प्रोफेसर वानखेड़े को लेना है कॉलेज में। अब मैं बोलूंगा कि नहीं, मेरा तो नोटिस पीरियड है, मुझे तो नोटिस पीरियड सर्व करे बिना मैं, तो दूसरा कॉलेज कैन ऑफर कि वो बोल सकते हैं कि नहीं, एक काम करो, आपका नोटिस पीरियड का जो भी लॉस हो रहा है वी आर रेडी टू कवर अप फॉर इट, ओके। सो इफ यू वांट हम आपको एक्स्ट्रा पैसा वगैरह ये सब दे देंगे, व्हाटएवर है, आप कॉलेज को पे बैक करो और आप आ जाओ, ओके। सो बेसिकली शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग से कई बार हमको हेल्प भी हो जाती है, शॉर्ट टर्म हायरिंग से हमको हेल्प हो जाती है, और कभी कभी इमीडिएट रिक्वायरमेंट रहती है टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट कस्टमर्स, तो उनको फुलफिल करने के लिए वी नीड टू हायर। देन देयर इज लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म में क्या होता है? काफी सारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, काफी सारे मॉडल सप्लाई होते हैं और शांति से बैठ के डिस्कशंस करके, डिबेट करके, फिर वापस से रिविजिट करके थॉट्स को, फिर वो डिसीजन लिए जाते हैं। काफी सारे मैथमेटिकल मॉडल्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो ये जो मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं ये बेसिकली नंबर क्रंचिंग का काम करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको कुछ नंबर निकाल के देते हैं, ओके। सो फॉर एग्जांपल अ मॉडल इनकॉर्पोरेटिंग द फॉलोइंग फैक्टर्स, ओके, ठीक, चलो। तो मैन पावर नीड्स को मैथमेटिकल मॉडल्स के थ्रू लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग में निकाला जाता है, जैसे कि ये। अब ये एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जिसमें आप एस्टिमेटेड लेवल ऑफ मैन पावर प्लानिंग, मैन पावर डिमांड, एस्टिमेटेड लेवल मतलब कितना मैन पावर रिक्वायर्ड है, इसको निकालने का तरीका है। दिस एल ए जी जी इज नॉट लैग, इट इज एल एग्रीगेट, ओके, ओवरऑल एग्रीगेट लेवल ऑफ करंट बिजनेस एक्टिविटी। अभी आपकी कितनी एक्टिविटी है इन टर्म्स ऑफ रुपीज, और फ्यूचर में आपकी एक्टिविटी कितनी होने वाली है, उनके बेसिस पे ये फॉर्मूला है। इसको थोड़ा पॉज करके नीचे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है। दिस इज वन ऑफ द लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग फॉर्मूला। फॉर्मूले को ही वो मॉडल भी बोल देते हैं। ये उसी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, यू कैन रीड इट शांति से। यदि डाउट है तो यू कैन पुट इट ऑन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिवर्ट इट देयर, ओके। सो इट इज बेसिकली अ सिंपल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कि व्हाट काइंड ऑफ एम्प्लॉइज or what kind of manpower will be needed after a particular point of time, okay, that n represents the year, okay। ये उसी एग्जाम का अगेन एक्सटेंशन है ना। देयर इज अ लीनियर रिग्रेशन, ये भी एक तरीका है फोरकास्टिंग करने का। अब लीनियर रिग्रेशन में क्या करते हैं? देखो रिग्रेशन क्या होता है। रिग्रेशन का ना एक सिंपल सा मतलब होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज दिस इज अ ग्राफ, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ, ऐसे वैसे काफी सारे पॉइंट्स होते हैं।
बट इन दोनों पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो आई कैन एक्सटेंड इट फर्दर। देखो मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। आई कैन एक्सटेंड इट फर्दर एंड आई नो कि भाई आगे कितना रिक्वायरमेंट हो सकता है। ये जो रिग्रेशन लाइन है ना, वो मतलब दो किन्हीं इंस्टेंसेस को कंसिडर करके उनको ज्वाइन करके दे प्रेडिक्ट कि फ्यूचर में कितनी रिक्वायरमेंट हो सकती है। So this is also a done model when students, as the students of MBA, you must have read about statistics, marketing research, and other BRM like subjects. तो उसमें आपने रिग्रेशन पढ़ा है कि रिग्रेशन में होता क्या है। मैं सिंपल सा आपको वही बताया, फिर से एक बार देख लो कि आपके पास पुरानी कोई एक सिचुएशन है, वहां पे आप यहाँ पे थे, नई कोई एक सिचुएशन वहां पे यहाँ पे थे, यहाँ पे। अब ऐसा जो आपके करंट मैनेजमेंट है या बोर्ड है, उनका मानना है कि दीज 2 पॉइंट्स आर मोर रिलेवेंट। तो ये इसके हिसाब से प्रेडिक्ट करेंगे कि यहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट। यदि मैनेजमेंट को लग रहा है कि ये इज मोर रिलेवेंट, तो फिर वो इसके हिसाब से प्रेडिक्ट करेंगे कि क्या है। ठीक है, तो ऐसे चेंज होता रहता है टू डिसाइड फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या नहीं। ओके, रिग्रेशन, ये रिग्रेशन की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, विच इज एप्लीकेबल अगेन। नॉट गेटिंग इनटू मच डिटेल ऑफ इट, क्योंकि आजकल इन सभी चीजों के सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। यू जस्ट नीड टू feed some data and you get the line and you get what regression. This is a very interesting one. ग्रुप एस्टिमेशन मॉडल, इसमें क्या करते हैं, सिंपल टर्म्स में बताऊं कि काफी सारे स्पेशलिस्ट, काफी सारे एक्सपर्ट्स लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं और उन लोगों से रिलेवेंट टॉपिक्स पे, रिलेवेंट क्वेश्चंस पे उनका एक तरीके से आप इंटरव्यू करते हो, उनसे जानना चाहते हो कि लास्ट टाइम ये सिचुएशन थी, आपके अकॉर्डिंग अभी क्या हो सकता है। फिर वो अपने करंट नॉलेज और पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ सजेशन देते हैं। फिर वो बताते हैं कि अपने कंसर्न्स फोरकास्टिंग के कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे दिमाग लगाना है, क्यों वो कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा हायर करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर क्यों वो कह रहे हैं कि आपको कम हायर करने की ज़रूरत है, वगैरह वगैरह। ठीक है, उसको ध्यान में रख के थर्ड पॉइंट देखो, डेवलपिंग अ लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक मैन पावर फोरकास्टिंग क्वेश्चन। फिर स्पेसिफिक क्वेश्चंस और बनाए जाते हैं, एक सिस्टम क्वेश्चनर बना के वापस से एक्सपर्ट्स को भेजा जाता है और उनके जो इनपुट्स आते हैं उसके बेसिस पे द ग्रुप लीडर अटेम्प्ट्स टू गेन अ जनरल एग्रीमेंट ऑन मैन। मतलब बेसिकली वो क्या करते हैं कि उन लोगों को सिलेक्ट करने के बाद उनके पास्ट एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए और पास्ट की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चनर बनाते हैं, वो उनसे फिल करवा के लेते हैं। जब वो क्वेश्चनर के थ्रू इनके पास इनपुट आ जाता है तो अल्टीमेटली वो मॉडल के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी, वो उनकी रिक्वायरमेंट के फॉर्म में उनको बता देते हैं एंड बेस इज the experts view. Okay, now this is considered one of the finest strategies what the board actually does. Okay, CEOs या फिर जो टॉप लेवल मैनेजर जो मीटिंग्स में होते हैं वो बेसिकली वहाँ पे ये सब कुछ कर रहे होते हैं। ओके, तो दिस इज नाउ लेट अस सी। शायद वीडियो जरा ज़्यादा लंबा हो रहा है बट आई ट्राई टू कट इट शॉर्ट। नाउ दिस इज द सप्लाई एंगल। मैन पावर प्लानर्स मस्ट कंसिडर बोथ एक्सटर्नल सप्लाई एंड इंटरनल सप्लाई। एक्सटर्नल सप्लाई क्या है? एक्सटर्नल सप्लाई हायरिंग का। इंटरनल सप्लाई क्या है? करंट एम्प्लॉय में से कुछ मिल रहे हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट टू एंटिसिपेट द पर्सनल सप्लाई, मतलब एक्चुअली सप्लाई कितना हमारे पास अवेलेबल है और कितनी रिक्वायरमेंट है ये भी बताना जरूरी है। सॉरी, शायद आवाज़ में जो थोड़ी गड़बड़ आएगी, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि बारिश काफ़ी शुरू हो गई है। ओके, सो दिस इज व्हाट द फोरकास्टिंग और फोरकास्टिंग फ्रॉम द सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू। लेट अस सी अभी कितना भी और बचा है, तो थोड़ा सा ही बचा है, हम रादर कंप्लीशन पे आ चुके हैं। ओके, तो ये मेजर फंक्शन है, मेजर फंक्शन ऑफ मैन पावर प्लानिंग, इसको एग्जामाइन स्किल्स एंड कैपेबिलिटी। करंट एम्प्लॉयज की स्किल्स देखो, स्किल का चार्ट बनाओ। स्किल चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्किल चार्ट क्या होता है? स्किल चार्ट में एक मिनट लिख भी देता हूँ यहाँ पे चार्ट, स्किल चार्ट। ओके, स्किल चार्ट में बेसिकली क्या होता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी स्किल अवेलेबल है और फ्यूचर में कितनी स्किल रिक्वायर्ड है, उसके गैप को भरने के लिए फिर उसी टाइप के लोगों को हायर किया जाता है कंपनी, और कितना सप्लाई अवेलेबल है बेसिकली आपको इसका डिटेल। अल्टीमेटली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बैलेंस। सरप्लस है तो रिड्यूस करो, शॉर्टेज है तो हायर करो, ट्रेन करो और उनको काम पे दे। यदि एक्स्ट्रा है तो उनको ले ऑफ करो, उनको डाउन साइज करो, निकालो और अपना काम, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी का टारगेट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वो दोनों तरीके से।
उनको बैलेंस करना, ये मैन पावर प्लानिंग के अल्टीमेट कामों में से एक है। दिस इंफॉर्मेशन माइट हेल्प द मैनेजर टू सेट। अच्छा, मान लो आपके पास मैन पावर प्लानिंग की इंफॉर्मेशन रही, आपको पता रहा कि आपको एक्चुअली में कितने लोग रिक्वायर्ड है और मैन पावर प्लानिंग के नंबर्स ठीक से आ गए, तो क्या क्या फायदा होगा? मैनेजर्स कैन एंटिसिपेट पर्सनल शॉर्टेजेस और वैकेंसीज। जो भी पर्सनल शॉर्टेज या वैकेंसीज हैं लोगों की, वो आपको पता चलेगी, तो आप जरूरत पड़ने के पहले ही उनको फिल करके रखें। मैनेजर्स ये भी देख सकते हैं स्किल वाले पार्ट से कि किस टाइप की ट्रेनिंग देने की जरूरत है, कौन सी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। ओके, ये भी देख सकते हैं इसमें हाइलाइटर का यूज करना सही। मैनेजर्स कैन आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर स्किल एंड एबिलिटीज ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉय, जिसको कि उनको फ्यूचर में डेवलप करना है करियर पाथ के लिए। मतलब अब देखो क्या होता है, किसी एम्प्लॉय को यदि मोटिवेट करना है, तो उस एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए उसके करियर पाथ में हमारी कंपनी कैसे कंट्रीब्यूट करेगी, ये दिखाना जरूरी है। वो कैसे पता चलेगा? इसके बेसिस पे पता चलेगा। देन मैनेजर्स कैन इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिसीजंस एंड मेक एज नेसेसरी चेंजेस। ठीक है, क्या डिसीजन लेने हैं वो नंबर्स के बेसिस पे आप ले सकते हो। Inventories of the employee skills are often maintained in computerized file. They include information about each employee's educational details वगैरह. With use of skill inventories, personal managers can readily identify what skills are available in the internal labor market. कौन से स्किल अवेलेबल है और कौन से लाने हैं कंपनी, ठीक है। बिकॉज देखो, हर स्किल के लोग लगते हैं कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। सिर्फ मार्केटिंग वालों से काम नहीं होगा, सिर्फ एचआर से काम नहीं होगा, सिर्फ फाइनेंस से नहीं होगा, सब तरीके। मार्केटिंग में भी सिर्फ ऐसे लोग नहीं लगेंगे जो डिजिटली कर सकते हैं, वन टू वन कम्युनिकेशन में अच्छे नहीं, वन टू वन कम्युनिकेशन में ही अच्छे हैं, डिजिटल में अच्छे नहीं, ऐसा नहीं होता। सब टाइप के लोग चाहिए रहते हैं कंपनी को आगे लेने। ओके, देन देयर आर वेरियस स्टाफिंग चैलेंजेस। रिटायरमेंट्स है, किसी की सीक लीव्स है, कोई का घर का किसी का इंपॉर्टेंट फंक्शन आ गया है। कंपनी के लिए तो हर दिन इंपॉर्टेंट है, कंपनी के लिए तो हर क्लाइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस एम्प्लॉय की फैमिली फंक्शन उनका भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना, ये भी कंपनी का काम है। तो यदि कोई क्लाइंट आ गया और किसी के यहाँ पे उसके से बच्चे का बर्थडे, अब वो बर्थडे तो नहीं छोड़ पाएगा ना, वरना उसके घर में बहुत कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए यू नीड पीपल। So when you know what kind of people you need, what kind of retirements are there on the card, what kind of sick leaves you have been seeing in past, how many leaves your people are taking, इन सब चीज़ों का जब चेक रखा जाता है, तो फिर you can handle this challenges very well। जिन लोगों ने काम संभाला है उनको पता होगा कि लोगों के नहीं होने से प्रॉब्लम होती है। कई बार ज़्यादा लोगों के होने से भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन नहीं होने से ज़्यादा होना बेटर है, ऐसा भी थॉट है कुछ लोगों का, और कुछ लोगों को लगेगा कि गलत थी, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं तो फिर वो एक्स्ट्रा लोग क्या करते हैं, माहौल खराब करते हैं कंपनी। ठीक है, तो काफ़ी सारे एंगल्स हैं, ज़्यादा लोगों से बजट भी ज़्यादा होगा एंड ऑल, ये भी सब है। तो इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं यदि आपको ठीक ठीक पता हो कि आपको किस टाइप की मैन पावर प्लानिंग रिक्वायर्ड। ओके, सो बेसिकली दिस, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इनको इन साइट्स को कोट किया है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारा मटेरियल लिया है टू यूज इन द स्लाइड्स। So these are the sites where I have been taking help from for managing the content. So thanks a lot for being here, and let us see in the next upcoming videos. I'll be adding some more value to your management knowledge and skills. Okay, thanks a lot. Thank you. जहाँ भी कहीं issue आए, problem आए, तो you can stop and pause the video to check and learn. Okay, thank you. जय हिंद।